नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस देश की बेटी को और बेटे को। 22 साल की मनु भाकर और 22 साल के ही सरबजोत, दोनों हरियाणा से हैं। उसी हरियाणा से जिसकी सीमा में रुकने घुसने से किसानों को रोका गया है। सरबजीत, वही सिख, वही पगड़ी, वही दाढ़ी। खैर, बधाई पहले देश के बेटे और बेटी दोनों को, इसलिए ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सरकार की पॉलिसी की आलोचना अलग बात है, लेकिन जो उपलब्धि हमारे देश के युवा और बच्चे जो है हासिल कर रहे हैं, उसकी तारीफ बनती है। वो हमारे लिए जश्न का विषय है, गर्व का विषय है, गर्व का क्षण है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी विजय हासिल करके आए हैं 2024 के चुनाव में, दावा भी है कि हम जीते थे, जीते हैं, जीतेंगे। इस चुनाव में सिर्फ 4 ऐसी सीटें थीं जिन सीटों पर वोटों की गिनती सही हुई है। सिर्फ 4 सीटें। 538 सीटों पर राजीव कुमार के आयोग ने क्या खेल किया है, वहां के कर्मचारी अधिकारी क्या खेल किए हैं, इसका किसी के पास जवाब नहीं। और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये रिपोर्ट भावुक या न्यूज लॉन्चर की नहीं है, ये रिपोर्ट एडीआर की है। सबसे विश्वसनीय और लोकतांत्रिक विषयों पर सबसे ज्यादा मुखर होकर के मुद्दों को उठाने वाला, सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। भाव को जोड़िए चर्चा में कंट्रोल रूम। बड़ा चौंकाने वाला है मामला भाव में। 538 सीटें, कहीं पर जितने मत डाले गए थे उससे ज्यादा गिन लिए गए, कहीं जितने डाले गए थे उससे कम गिने गए। ये डेमोक्रेसी जिस पर बड़े-बड़े दावे शेरो शायरी राजीव कुमार करते थे, क्या मोदी ऐसे ही प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे ही जीत हासिल हुई है? और एक चौंकाने वाली बात और, ये वोटों का जो मिसमैच है, ये मिसमैच 2019 में भी था भाव। लेकिन 2019 में 195 सीट ऐसी थी, 195 सीट ऐसी थी जहां पर कोई मिसमैच नहीं था। यानी 195 सीट पर बिल्कुल जितने मत डले उतने गिने गए। इस बार सिर्फ 4 सीटें हैं। हम बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशीष देखिए, वैसा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस देश ने सत्ता में रहने का मैंडेट दिया ही नहीं। सत्ता में रहने का मैंडेट के मायने 270 पार होता है, 272 पार होता है। ये बैसाखियों की सरकार है। तो इसलिए आप मानिए कि ये जो मोदी की गारंटी है फेल हो गई, मोदी की सरकार फेल हो गई, और ये एनडीए का कुनबा जो 52 लोग जो साथ में हैं, उनके भरोसे ये इतरा रहे कि हम 292 हैं, ये 240 है। देखिए, ये उनको भी पता था। आशीष जी, मैं मानता हूं कि एजेंसियों ने भी उनको सर्वे दिया होगा कि इनका 200 पार करना मुश्किल है। सभी ने ये आकलन, हम भी लगातार कह रहे थे कि बहुत बुरी स्थिति है। ये लोग सत्ता में क्यों आए? कोई भी इंसान जिसको सामान्य ज्ञान होगा वो उनको सत्ता में नहीं लाएगा, ये सब जानते थे। राम मंदिर का मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनवाया, सब जानते थे। इन्होंने तो राम मंदिर का और घटिया काम किया, भ्रष्टाचार जो हुआ वो तो हुआ ट्रस्ट में, लेकिन इन्होंने मंदिर पूर्ण करने के पहले भी मूर्ति स्थापित की। ये धर्म के असंगत काम किया, अधर्मी काम था ये, शंकराचार्य ने बताया। उसके बावजूद नहीं सुना क्योंकि इसका चुनाव में यूज करना था। लेकिन मोदी ब्रांड चुनाव में नहीं काम आ रहा है, राम का नाम नहीं आ रहा है। ये ऑर्गेनाइजर ने, संघ के मुखपत्र ने कर्नाटक चुनाव के बाद बड़ी प्रमुखता से लेख लिख के कहा था। ये उन्हीं को भी पता था कि ये नहीं चल रहा है। फिर चलाएंगे क्या? किस बात को चलाएंगे? मन की बात को चलाएंगे। आपने क्या किया देश के लिए? आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, 5 किलो। आपने ये कहा कि यदि ये 5 किलो अनाज नहीं मिला उनको तो वो भूखे सोएंगे, भूखे मरेंगे। क्या नरेंद्र मोदी आने के पहले इस देश में 80 करोड़ लोग भूखे सोते थे? और नहीं सोते थे तो उनको इस
भूखमरी की हालत में लाने के लिए, उनको भिखारी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 2014 से लेके सिंगल हैंडेडली सरकार वो चला रहे हैं। 2014 के बाद कोविड आया, कोविड के बाद स्थिति ठीक हुई। बार-बार कहा जाता है कि कोविड से हम उभरे, कोविड से हम उभरे। यदि हम कोविड से उभरते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आप अभी भी क्यों उसमें लगे हुए हो कि अनाज देना ही देना है? क्या कारण है? क्या इलेक्शन गिमिक्स है? क्या ये फ्रीबीज का एक नया लाभार्थियों का एक वोट बैंक बनाना है? लेकिन लाभार्थी नहीं चले, नरेंद्र मोदी नहीं चले। भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित उपलब्धियां पूर्ण रूप से बोगस है, यह जनमानस को मालूम था। इसलिए इनका 200 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल था। हमने 230, 235 बहुत कंजर्वेटिव मतलब दिल खोल के बताया था। लेकिन कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा बीजेपी के लोग भरे हुए हैं, स्लीपर सेल है। पूरा मध्य प्रदेश वॉश आउट हुआ, छत्तीसगढ़ वॉश आउट हुआ, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक। ये सारी नतीजे आपके पास है, कई बार विश्लेषण हो चुका है। लेकिन मेजर जो गेम हुआ, वो गेम हुआ है वोटिंग में। पहली बार ये हुआ कि मत प्रतिशत देने में इतनी देर की, 8 से 10 दिन लगे पहले, इसके बाद। और ये बताया गया कि कंपाइलिंग करना पड़ता है। ये किसको बताते हैं? डिजिटल के युग में क्या कंपाइलिंग करना पड़ता है? ऐसा ही एसबीआई ने लेटर लिखा था सर्वोच्च न्यायालय को कि हम हाँ बॉन्ड ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा। एक डंडा मारा सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरे दिन उगल दिए दन 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 दन। डेडलाइन के पहले ही डेटा आ गया मार्केट में। सबके पास डेटा सब होता है। ये इनको मैनिपुलेट करना था। तो कुल मिला के जो गड़बड़ है वो दो प्रकार की है। मत ज्यादा गिने गए, मत कम गिने गए। हम्म कुछ जगहों पे वोट ज्यादा गिरे, लेकिन जो गिने गए वोट में अंतर इतना है कि वोट ज्यादा पड़े लेकिन गिनने में कम आए। कुछ जगह वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। ये दो खामियां हैं। तो 362 सीटें हैं जिसपे 5,54,598 वोट ज्यादा गिने गए। ये ज्यादा वोट गिनना और वोट प्रतिशत और आंकड़े देरी से करना, ये एक नेक्सस है। जिस बूथ पे 10,000 वोट गिरे हैं और आपको उसको 12,000 करने हैं, तो फिर आपने 8 दिन की देरी करके वो आंकड़े रिलीज किए, क्योंकि तब तक आपको मैनिपुलेशन करना था। क्या मशीनों के साथ खेल हो रहा था? क्या बैलेट पेपर के साथ जो पोस्टल बैलेट थे उससे खेल हो रहा था? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और ये कोई मायना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 5,54,598 वोट। ये मायने रखते हैं कि ये वोट ज्यादा कैसे गिरे, किन अधिकारियों ने वोटिंग किया, किन किन के पक्ष में चुनाव जितवाया गया, किस पार्टी को इससे फायदा हुआ। यकीनन ये तो सत्तारूढ़ पार्टी ही होगी। उसमें 362 तो सीटें ऐसे है कि जहां ज्यादा गिरे, और 176 सीटें ऐसी है जहां 35,039 वोट कम गिने गए। मतलब जितने वोट गिरे, जितने वोट डाले गए, और जब गिनती हुई तो उसमें इतना वोट का आंकड़ा कम आया। इसमें भी 1-2 सीट का खेल हो सकता है। ठीक है। अब इसमें आशंकाएं क्या क्या है, क्यों डाउट आता है? सबसे पहले, फाइनल डाटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी क्यों? जबकि फाइनल डाटा, जब मशीनें नहीं थी, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब भी फाइनल डाटा दूसरे दिन आ जाता था शाम तक। तब तो टेलीफोन था, टेलीफोन और टेलेक्स से चलता था मामला। आज तो डिजिटल है। ठीक है। दूसरा, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र और पोलिंग बूथ पे आंकड़े ही उपलब्ध नहीं। पहले पोलिंग बूथ वाइज आंकड़े उपलब्ध हुआ करते थे। इस बार वो डाटा खा गए ये लोग, रिलीज ही नहीं किया। क्या गड़बड़ झाला है? फिर
जब तक आप जितने वोट गिने जाते हैं और जितने वोट गिरते हैं, इनका फाइनल आंकड़ा मिलान नहीं करते, आप निर्णय जाहिर नहीं करते। आपने ये निर्णय कैसे जाहिर किया? इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि जो आंकड़ा मतदान हुआ और जो गिने गए उसका मिलान भी नहीं हुआ? क्या कारण है? क्यों? किसके लिए? ये सारी चीजें संदेह पैदा करती है। और आश्चर्य की बात है आशीष, जो शेरशायरी करता है राजीव कुमार, जो अपने, यदि ये आंकड़ा, क्योंकि एडीआर का आंकड़ा है, एडीआर गलत आंकड़े देते नहीं उसकी, यदि ये आंकड़ा सही है, 5,54,000 वोट का अंतर है गिनने में और डालने में, तो क्या राजीव कुमार ने अपने कर्तव्य के साथ गद्दारी नहीं की? क्या राजीव कुमार ने निष्पक्ष होने के बजाय एक पक्ष को जितवाने का काम नहीं किया? क्या राजीव कुमार का नैतिक पैमाने पे वहां बैठे रहना, क्या ये इस देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का पतन नहीं है? क्या ये राजकीय व्यभिचार नहीं है? ये सवाल है सीधा राजीव कुमार के ऊपर। और आश्चर्य की बात है कि राजीव कुमार ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, चुप है, कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। लेकिन अभी भाऊ आपने दो प्रकार, बेईमानी के दो प्रकार होता है, लेकिन बेईमानी का तीसरा प्रकार है और सब पे सन्नाटा है, सब पर खामोशी है। वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संगठन है, ये भी लगातार इधर जो है एक्टिव हुआ है, काम कर रहा है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पर, चुनाव पर। इसमें तीस्ता सीतलवाड़ से लेके पूनम अग्रवाल और बहुत सारे जो इलेक्शन से जुड़े हुए डाटा पर काम करने वाले लोग, बहुत एक अच्छी टीम लगी है। इनकी जो रिपोर्ट आई है, इनकी भी रिपोर्ट अब एडीआर के साथ जोड़िए, तब समग्र रूप से व्यापक पैमाने पे इसको देखा जाए, बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग देखते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने, लोकसभा चुनाव 2024 का संचालन, इसी नाम से रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक 15 राज्यों में 79 सीटें ऐसी हैं, 79 सीटें ऐसी हैं जो वोटों के हेराफेरी से एनडीए ने जीती है, भाजपा ने जीती है। क्योंकि कुल मिलाकर के जो वोटों की गिनती, शुरुआती गिनती और अंतिम गिनती, शुरुआती गिनती यानी जो प्राइमरी आंकड़े आए और अंतिम गिनती जो अंतिम आंकड़े आए, उन दोनों के बीच का अंतर सुन करके लिटरली आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 4 करोड़, अभी तो ये 5 लाख 5.5 लाख वोट की हम बात कर रहे थे ना, 4 करोड़ 65 लाख, इतना इस दुनिया के 95% देशों में तो इतने मतदाता नहीं होंगे जितने वोटों का यहाँ पर हेराफेरी है। 4 करोड़ 65 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है, यानी जो प्राथमिक गिनती हुई, प्राथमिक गिनती और जो अंतिम गिनती हुई, दोनों के आंकड़ों में 4 करोड़ 65 लाख वोटों का अंतर है। और इसमें नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जहां पर 11 लोकसभा सीटें एनडीए ने जीत लिया है। और ये रिपोर्ट बताती है कि अगर वोटों की हेराफेरी नहीं होती तो 9 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा का खाता महाराष्ट्र में नहीं खुल पाता। ये रिपोर्ट में साफ लिखा है। इन्होंने सीट वाइज एनालिसिस किया है। और आपने उस समय चंद्रपुर या कौन सी सीट थी, आप कई बार जब हम चुनाव के समय चर्चा कर रहे थे तो कई बार आपने कहा कि एकाएक इतना ज्यादा जंप, इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, कि भाई ठीक है, एक प्राइमरी आकलन हुआ कि वहां पर 12 लाख वोट पड़े और अंतिम में बताया कि 19 लाख, कैसे हो सकता है सर? ये जो घपले हुए हैं, यकीनन महाराष्ट्र में ये घपलों के बाद भी यदि इनको मात्र 16-17 सीट है एनडीए के पास, वो भी इसलिए है कि 7 सीटें शिंदे ने जीती है और 1 सीट उसने जीती है तटकरे ने, और ये जो 9 सीटें जीती है बीजेपी ने, ये सारी सीटें आशंका की घेरे में, क्योंकि अभी भी जैसे ठाणे की सीट है, ठाणे की सीट के लिए तो सट्टा बाजार भी सट्टा खाने को तैयार नहीं था। राजन बेचारे इतने क्लियर कट निकल रहे थे, वो चुनाव हार गए। वो अभी तक ठाणे वाले समझ में नहीं आते चुनाव हारे कैसे। ऐसे कई सीटें हैं महाराष्ट्र में, यदि उसका ओरिजिनल आकलन किया जाए तो
तो यदि मैं 79 की जगह 70 सीट भी पकड़े हम, तो आप देख लीजिए 280, 270, 180, 170 पे आते हैं। हाँ। यह है ओरिजिनल स्ट्रेंथ इनकी, 150 से 170 के बीच में। अब आते हैं आशीष मुख्य बिंदु पर। 2019 में ऐसा ही 7,39,104 वोटों का गड़बड़ था 2019 में। इस बार उनको लगा कि हमें खेल करना है, इसलिए ये जो दूसरी रिपोर्ट है 4 करोड़ वाली, जो बताती है कि 15 राज्यों में जो उन्होंने आकलन किया, मुझे लगता है इसीलिए इनको राजीव कुमार चाहिए था। और राजीव कुमार कतई नहीं आते यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी में होते। देश में चुनाव करवाने वाला जो आयोग है वो सबसे ट्रांसपेरेंट आयोग होना चाहिए, तभी देश में लोकतंत्र बना रहेगा। यहाँ सेशन जैसे लोग भी रहे जिन्होंने झंडे गाड़ दिए और बता दिया इस चुनाव आयोग के मायने क्या है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्तियां कैसी होगी, इसके लिए संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी कि प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे, सबसे बड़े विरोधी दल का नेता रहेगा और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ये 3 लोगों में यह तय होगा कि निर्वाचन कौन करेगा। जाहिर है सरकार अपना आदमी घुसाड़ने का प्रयास करेगा, विपक्ष अपोज करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देखेंगे यदि वो आदमी सरकार भले ही घुसेड़े लेकिन प्रामाणिक है तो उसकी जगह होगी और बेईमान है तो उसको भेजा जाएगा। जैसा अस्थाना को उन्होंने सीबीआई का चीफ नहीं बनने दिया। बाद में अस्थाना जी को जुगाड़ करके यह व्यवस्था की गई, कहां पर? दिल्ली पुलिस में। तो कुल मिलाकर खेल सीधा सीधा है। उनको पता था ये होना है, उन्हें पता था 2024 में चुनाव जीतना है, तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमें चुनाव जीतने में मदद करेगा। तो ये चुनाव विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ा, इंडिया गठबंधन ने चुनाव राजीव कुमार के खिलाफ लड़ा है। वहां राजू चुनाव लड़ रहा था, वहां ईडी लड़ रही थी, वहां सीबीआई लड़ रही थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि चुनाव लड़ने की उनकी औकात अब नहीं बची। लेकिन ताज्जुब की बात है, मैं इस देश के लोकतंत्र को फिर भी सैल्यूट करता हूं, मैं मतदाताओं को सैल्यूट करता हूं कि इतनी बड़ी फौज होने के बाद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, राजीव कुमार होने के बाद भी लोग 272 तक नहीं पहुंचा दिया, लोगों ने फिर भी रोक दिया। लोगों ने तो इनको 270 पे 170 पे ही रोक दिया था। ये 270 क्या, एक उसमें 100 सीट का गाला था। लेकिन ये गड़बड़ झाला करके इन्होंने ये खेल कर दिया। सवाल ये है कि क्या दोनों एडीआर और दूसरे आयोजन से जो संस्था है इनके आंकड़ों, वोट फॉर डेमोक्रेसी के आंकड़ों को सर्वोच्च ये अपना चुनाव आयोग क्या जवाब देता है? क्या जवाबदेही समझता भी है या चोरी पकड़ी गई इसलिए बगले झांकने लगता है? सवाल ये है। हम क्या करते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बनती है, हम आगे निकल जाते हैं। सवाल चुनाव के धांधलियों को यदि हमने नहीं किया, क्योंकि वही धांधली, वही अनियमितता, वही असंवैधानिक काम, वही चोरियां, वही डकैती 2019 में हुई, उसको रोकने में चुनाव आयोग नाकाम रहा। चुनाव आयोग ने उसको और इंटेंसिफाई किया, उसको और बड़े चढ़ से होने दिया। तो फिर चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष कैसा करता है? चंद ट्रकों के पीछे और बसों के पीछे लिखे हुए शेर पढ़ के यदि कोई अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यिक और निष्पक्ष कहता होगा, तो उससे बड़ा एक लोकतंत्र का गद्दार नहीं हो सकता। ये बात आप जान लीजिए। शेरू शायरी से चुनाव आयुक्त बनना है तो फिर राहत इंदौरी भी चुनाव आयुक्त बनाना चाहिए था, उनसे काबिल कौन होता है? अरे राहत इंदौरी, अरे कहाँ नाम ले लिया गुरुजी इनके सामने, राहत इंदौरी नहीं, मैं अगर शेरू शायरी में वो उसके शिरोमणि थे, शेरू शायरी के। हाँ, तो अगर शेरू शायरी भी एलिजिबिलिटी थी तो इस देश में राहत इंदौरी भी रहे हैं, उनको बनाना चाहिए। वही राहत इंदौरी है जिन्होंने ये भी कहा था
वो क्या, वो चुनाव आयुक्त होते तो बात ही अलग थी। उन्होंने कहा था वन के हादसा एक बाजार में आ जाएगा, वन के हादसा एक बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में छप जाएगा। अरे कद्र करो चोर उचक्कों की भी, पता नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। चुनाव आयुक्त बन जाएगा। कुछ आंकड़े और भी हैं, और ये आंकड़े पता है, ये आंकड़े देखते ही लग रहा है कि वो एक कार्यक्रम टीवी में आता है सन्नाटे में, सनसनी टाइप में, उसी टाइप हाँ में बस। सन्नाटे में खेल हुआ है। जो अंतिम आंकड़े मतलब प्रारंभिक मतदान के आंकड़ों से लेके अंतिम मतदान के आंकड़ों तक 4,65,46,884 वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाए हैं। ये आंकड़ा है 4,65,46,884। अब इसमें ये बढ़ोतरी जो है अगर सीट वाइज देखी जाए तो 3.2% से लेकर के 6.32% तक की अलग अलग क्षेत्रों में हुई है बढ़ोतरी, 3.2 से 6.32 तक। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें उड़ीसा में ये जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है ये 12.48% है। 12.48%। बताइए बाप इतना रे। तो डिफरेंस। और आंध्र प्रदेश में 12.54%। आंध्र प्रदेश भी बहुत बड़ा बूस्टर डोज रहा है, किसी के कल्पना से परे एकाएक क्लीन स्वीप हो गया, भले भाजपा नहीं एनडीए से ही। उड़ीसा 12.48 यानी 12.5%। 12.5% कैसे बढ़ सकता है भाऊ, कैसे संभव है? राजू कुमार है तो संभव है। हम्म। राजू कुमार राज्य ही भी हो बड़े जाते अच्छे हैं। चुना है, राज्य देखिए ऐसे चुने उड़ीसा, हाँ किसी का हम उड़ीसा। ध्यान ही नहीं देंगे। हाँ, उड़ीसा। और वो इसीलिए उड़ीसा में बीजेडी को एक सीट नहीं मिली। हाँ। बीजेपी हम्म, सारी सीटें की सारी सीटें, ये 12.5% का देन है। हम्म, नवीन बाबू खाली। नवीन बाबू खाली। मतलब अच्छा एक और चर्चा है, अब चर्चा क्या है, हमारी ही चर्चा में आई चैनल पे, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। सुप्रीम जाना कोर्ट चाहिए। क्या कहेगा, महाराष्ट्र वाला हाल तो नहीं होगा कि अगर उसी समय आ गए होते तो फिर अब तो प्रधानमंत्री बन गए, 5 साल चलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की भी दशा बड़ी अद्भुत ही है, अब तो बन ही गए किस किस प्रधानमंत्री, अब कैसे किस हटाते। किस बेंच पे जाता है इस पे डिपेंड करता है। हम्म। बेंच नहीं भी बटे हुए हैं। बेंच के हिसाब से टिप्पणियां बदलती हैं, फैसले तो मुझे लगता है बेंच के हिसाब से भी नहीं बदलते। हाँ कई जगह तो ऑपरेटिव जजमेंट वही आते हैं जो सरकार हम्म, चाहती है। हम्म, और इसके बारे में हमने कई बार बोला भी है हम्म, कि न्यायपालिका को भी कई बार हमको लगता है कि उनको भी नेतागिरी का कीड़ा लग गया है। हम्म, वो भी हेडलाइन लेना चाहते हैं टिप्पणियां कर करके। हम्म, तो हम्म, कुल मिलाकर लेकिन ये जनता के सामने लानी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए जो लोग सत्ता में बैठे और अपने आप को जन समर्थन की बात करते हैं, वो जन समर्थन जुगाड़ से जुटाया हुआ है। वो जन समर्थन है ही नहीं। ये लिफाफे खाली थे हम्म, जिसे बोला गया था कि बहुत पैसे हैं। जैसी इनकी बातें खोखली, इनका घोषणा पत्र खोखला, इनका बजट खोखला, इनका देश प्रेम खोखला, इनका धर्म के प्रति आस्था खोखली, वैसा ही जन समर्थन भी खोखला। 4 करोड़ वोट यदि हम मैनिपुलेट करते हैं तो आज मुझे दया आती है उड़ीसा की उस जनता पे। आज भी उन्हें लग रहा होगा कि बीजू जनता दल को कैसा बाहर कर दिया। ये तो हमारे प्रदेश की पार्टी थी। हम्म, नवीन बाबू को हमने क्यों बाहर कर दिया। बाहर उड़ीसा से लोगों ने नहीं किया, बाहर चुनाव आयोग ने किया। हम्म, और यही कारण है कि हम्म, 12-12.5% की बढ़ोतरी ये उसका द्योतक है।
ये बहुत मतलब ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, और एडीआर से लेकर दोनों को, एक तो दोनों को बधाई हो इसके लिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात अब हम नहीं कह सकते ना, भाव अभी दावे से कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बधाई के पात्र हैं। और ये जो आंकड़े लेकर के आए हैं, ये जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी थी, और इसीलिए हमने इसको पहुंचाया है कि आम जनता तक पहुंचे, मतदाताओं तक पहुंचे, कि वो बस वोट उतना देते ही। हैं, उनके वोटों से सरकार नहीं बनती। जनता, आशीष, जनता जागरूक है, जी जनता सर्वोपरि है। जनता ने 240 पे लाया। इस बार जनता के सामने जब ये आंकड़े होंगे, मोदी हाँ मीडिया तो देगा नहीं। हम हाँ पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा विश्लेषित लोगों के तक जाए। जब हाँ लोगों को पता पड़ेगा, अगली बार ये तमाम वोट बढ़ाने के बाद भी, अगली बार 25% वोट बढ़ाने के बाद भी ये 200 के नीचे आएंगे, लिख लीजिए मुझे। जनता खेल कर देगी। चलिए, जनता ही 240 पे लाई है, हालांकि 150 160 सीट जो अब हम लोग सुनते थे चुनाव के बाद, कई लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भाऊ के पास बहुत सारे फोन आते हैं, कहते थे 150 नहीं इनको मिलना चाहिए था, 240 पे हैरान होते थे। अब ये जो आंकड़े एडीआर या वोट फॉर डेमोक्रेसी के आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि वो ग्राउंड में मौजूद लोग, वो आम जनता, वो बतौर केवल एक फैन के रूप में या न्यूज लॉन्चर के व्यूअर के रूप में फोन करके बताते थे कि नहीं 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब इस देश की आम जनता का आकलन सबसे दुरुस्त था। सबसे दुरुस्त इस देश की आम जनता का आकलन था। 150, 160, 170 यही आंकड़ा था। खैर देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट तक अब ले जाने की हो रही है। इन आंकड़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट में राजीव कुमार को हाजिर करने की, कि इन आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट में बताएं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बताना पड़ा था, बताएं, इसको साबित करें, एक-एक जो है लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से जस्टिफाई करें इन आंकड़ों को। देखते हैं क्या होता है। हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी अब भी अपने जीत को, भारी भरकम जीत को लेकर के आह्लादित हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अलग-अलग राज्यों में जो घमासान मचा हुआ है, शायद भाजपा के भीतर के लोगों को पता है कि ये 240 भी हमारी नहीं है, इसीलिए शायद आपस में सिर फुटअव्वल हो रही है। खैर कल फिर मिलेंगे, मिड डे मुद्दा विशेषज्ञों को वानखेड़े में। दीजिए इजाज़त, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।